Hello everyone, welcome to my channel Interdimensional Spirituality। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने आप सभी लोगों की सुविधा के लिए अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है, तो प्लीज़ उसे चेक ज़रूर करें। ट्विन फ्लेम सीरीज़ में आज का मेरा वीडियो एंसेस्टर हीलिंग के बारे में है। कल मैंने वीडियो में आपको बताया था कि कैसे ट्विन फ्लेम बचपन से ही अपने ट्रॉमास और अपने अकेलेपन से लड़ते रहते हैं और कैसे एक ट्विन फ्लेम अर्थ पे आते हैं अपने फैमिली का कार्मा क्लीन करने के लिए। कई बार वो उनका खुद का कार्मा नहीं होता, उनके परिवार का कर्मा होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एंसेस्टर हीलिंग आखिर क्यों इम्पॉर्टेंट है ट्विन फ्लेम जर्नी में। जब एक ट्विन फ्लेम अर्थ पे आता है यहाँ पे 3D वर्ल्ड में, तो वो उस फैमिली में जन्म लेता है जिस फैमिली में कोई श्राप हो या कोई बहुत पुराना एक पैटर्न चला आ रहा हो और जिसको उस फैमिली के लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और सिर्फ एक डिवाइन सोल ही उस प्रॉब्लम को, उस ट्रॉमा को सॉल्व कर सकती है। और साथ में कुछ ऐसे एंसेस्टर यानी कुछ ऐसे पितृ जिनकी डेथ हो चुकी है, जो अपना शरीर छोड़ चुके हैं और वो लोअर डायमेंशन में फंसे हुए हैं। कई बार कुछ लोगों को उनके पूर्वज उनके सपनों में दिखाई देते होंगे। कई बार वो सपनों में आके मैनिपुलेट भी करते हैं। मैंने इसके बारे में एक डिटेल में वीडियो बनाई है, तो आप चाहें उसे देख सकते हैं। तो ये जो एंसेस्टर है, जो मर गए हैं, जो पितृ हैं, उनमें से कई जो लोअर डायमेंशन में फंसे हैं, जिनको मुक्ति नहीं मिली है, वो ट्विन फ्लेम के यूनियन में काफ़ी प्रॉब्लम भी उत्पन्न करते हैं और ट्विन फ्लेम का यूनियन होने नहीं देते। ये वो सोल्स होते हैं जो जब अर्थ पे थे, जब ह्यूमन बॉडी में थे, तो इन्होंने अपनी कोई हीलिंग नहीं की, कोई स्पिरिचुअल वर्क नहीं किया, या हो सकता है कोई अच्छा कर्मा ही नहीं किया। बेस्ड ऑन दैट कर्मा जो अच्छा नहीं था, इनको अब लोअर डायमेंशन मिला है। अब ये वहाँ से मुक्ति का कोई रास्ता नहीं है। तो ऐसे लोगों को मुक्त कराने के लिए ट्विन फ्लेम इनकी फैमिली में आते हैं। इसीलिए ज़्यादातर ट्विन फ्लेम की अगर आप कुंडली देखोगे तो उनको पितृदोष होता है। पितृदोष होने की वजह से कई बार उनकी शादी में रुकावट आती है। अगर शादी हो भी गई होती है तो वो एक कार्मिक मैरिज होती है, और कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इनकी लाइफ में होती रहती हैं। तो ऐसे जो एंसेस्टर लोअर डायमेंशन में हैं, उनको फ्री कराना एक ट्विन फ्लेम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और साथ में वो अपने डीएनए में 12 जनरेशन तक का फैमिली कार्मा, फैमिली ट्रॉमा और फैमिली पैटर्न कैरी करते हैं। चाहे आप ट्विन फ्लेम हो या ना हो, फिर भी आप अपने फैमिली का ट्रॉमा, फैमिली का पैटर्न अपने डीएनए में कैरी करते हैं, और ट्विन फ्लेम उसे कैरी करते हैं और उसको हील करना भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। अगर आप अपने फैमिली को देखोगे, आप एक ट्विन फ्लेम हो, आप अपनी फैमिली को, उनके रिलेशनशिप को क्लोजली अगर ऑब्जर्व करोगे, बहुत अच्छे से ध्यान से देखोगे, तो आपको अपने परिवार में कुछ पैटर्न नज़र आएंगे। जैसे हो सकता है किसी के परिवार में महिलाओं को, फेमिनिन एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा दबाया जाता हो। किसी के परिवार में हो सकता है अब्यूज़ बहुत ज़्यादा होता हो। किसी के परिवार में हो सकता है कि मैस्कुलिन एनर्जी को बहुत ज़्यादा सप्रेस करके रखा जाता हो। कई बार किसी फैमिली में सेक्सुअल सिन होते हैं, तो उस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और जिन परिवार में सेक्सुअल सिन हुए होते हैं, उन परिवार के ट्विन फ्लेम को कहीं ना कहीं इस सेक्सुअल ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आपके फैमिली का वो पैटर्न हो सकता है। आप अपने पेरेंट्स के रिश्तों को, ग्रैंड पेरेंट्स के रिश्तों को, अंकल आंटी, जो भी आपकी फैमिली लीनियज है, उनको देख के आप समझ सकते हो कि क्या पैटर्न आपकी फैमिली में है।
एक्सेप्टेंस नहीं है या एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज है। कई बार किसी फैमिली में लॉयल्टी इशू होती है, किसी ने किसी को चीट किया, जो पार्टनर है यानी हस्बैंड वाइफ वो दोनों एक दूसरे को चीट कर रहे हैं। और एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगी कि ये जो एंसेस्टर पैटर्न है ये सिर्फ आपके पेरेंट, आपके ग्रैंड पेरेंट यहाँ तक ही सीमित नहीं होता, ये आपका पूरा लीनियज है 12 जनरेशन तक का, यानी 12 जनरेशन पहले जो आपके पूर्वज थे अब उनसे जितने भी लोग निकलेंगे वो सारे, यानी आपकी मासी, आपकी बुआ, उनका परिवार, ये सारे, ये सब कुछ यहाँ से पूरा ट्रॉमा, पूरा पैटर्न आप तक आता है। तो आप ये ना सोचे कि ये एंसेस्टर पैटर्न सिर्फ आपके ग्रैंड पेरेंट तक ही सीमित होता है, नहीं, ये उससे ज़्यादा बियॉन्ड है, यानी आपके 12 जनरेशन तक के पैटर्न्स को, ट्रॉमास को ये इंक्लूड करता है। तो सबसे पहला स्टेप हो गया कि अपने परिवार को देख करके आप उन पैटर्न्स को फाइंड आउट करेंगे और कहीं ना कहीं आप ये पाएंगे कि वो पैटर्न आज भी आपकी लाइफ में है और कैसे आपकी लाइफ को डिक्टेट कर रहे हैं। अगर आपके परिवार में कोई नार्क है तो थोड़ा बहुत वो पैटर्न आप तक भी पहुंचा होगा, इमोशनल अब्यूज़ है, वो पेन आप तक भी पहुंचा होगा, तो वो आपकी लाइफ को भी इफ़ेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले उन पैटर्न को नोट करके आप उन सारी चीज़ों पे वर्क करना शुरू करेंगे ताकि ये जो आपके परिवार में ये पैटर्न चला आ रहा है उसे तोड़े। दूसरी चीज़ ये हो सकती है, जैसे कि मैंने बताया, कई परिवार में सेक्सुअल सिन हुए होते हैं, किसी ने किसी का रेप किया होता है। अगर आपके लीनियज में किसी ने किसी के साथ गलत किया हो तो वो एक कर्स लगता है वहाँ पे, तो वो चीज़ें भी कैरी फॉरवर्ड होती हैं। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि अगर आप अपने सामने अपने परिवार या किसी के साथ भी इस तरह का कुछ होते हुए देख रहे हैं तो आपको उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा। और तीसरी चीज़ ये हो सकती है, कार्मिक मैरिज की सिचुएशन बनती है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। हो सकता है आपकी मदर या आपके फादर या आपकी दादी या दादा, नानी, नाना, कोई भी कार्मिक मैरिज की सिचुएशन में थे पर वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाए, तो वो चीज़ भी अब आपको करनी होगी। आपको अब वो स्टैंड लेना होगा, आपको अपनी कार्मिक मैरिज से बाहर आना होगा ताकि जो परिवार में पैटर्न चला आ रहा है आप उसे तोड़ सके। अगर आपके परिवार में किसी ने ये स्टैंड लिया है पहले और वो कार्मिक मैरिज से बाहर आए हैं तो आपके परिवार का ये पैटर्न टूट जाता है। इसी तरह मेंटल और फिजिकल एब्यूज़, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सारी चीज़ें हमें स्टैंड लेना सिखाती है। हमें यहाँ पे स्टैंड लेना होगा ताकि हम इन सारे पैटर्न्स को तोड़ सकें। बाकी चीज़ें बचती हैं, जैसे सेल्फ वर्थ इशू हो गया, विक्टिम माइंडसेट हो गया, इस तरह की चीज़ें, उसके लिए आपको अपनी हीलिंग करनी होगी ताकि आप अपने अंदर उन सारी चीज़ों को हील करें। जैसे आप अपने आप को हील करते हो तो आपका डीएनए हील होता है, तो आपकी जो जनरेशन होगी आने वाली, अब उस जनरेशन में ये ट्रॉमा नहीं होगा और ये पैटर्न नहीं होगा। तो जैसे आप अपने आप को हील करते हो, आप आने वाली सारी जनरेशन्स को हील कर देते हो। और जो परिवार में पैटर्न चला आ रहा होता है, प्रॉब्लम्स चली आ रही होती, कर्स चले आ रहे होते हैं, आप उनको ब्रेक कर देते हो। अब बात करते हैं उन एंसेस्टर के बारे में जो लाइट में नहीं है, जो मुक्त नहीं हुए, जो लोअर डायमेंशन में नहीं है। वो कई बार आपके सपनों में आएंगे। आप सोचोगे कि ठीक है, ये मेरे पूर्वज हैं, ये तो हमसे प्यार करते हैं, हमारा भला चाहते हैं। कई बार हो सकता है वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, आपसे कुछ करवाने की कोशिश करें। तो इस तरह की चीज़ें, ये अटैक है। और ज़्यादातर जो एंसेस्टर अटैक होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि हमारे पूर्वज हैं, हमारे पितृ हैं, तो वो हमारा भला चाहेंगे, पर वो आपके इस इमोशन का फ़ायदा उठा करके
आपको मैनिपुलेट करके आपको सही पाथ से भटका देते हैं। अब उनका ऐसा करने का रीज़न क्या होता है, क्योंकि वो अब एक लोअर डायमेंशन में है। आपको ये पता होगा कि जैसे ही कोई इस शरीर को छोड़ता है तो शरीर के साथ उसके सारे रिश्ते ख़त्म हो जाते, सारे नाते, मोह माया सब कुछ ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमारी आत्मा हमेशा शरीर बदलती है कपड़े की तरह। तो एक शरीर बदला, उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें खत्म हो गई। पर चूंकि आप अभी भी मानव शरीर में हो तो आप उस इमोशन से उनको देखते हो, पर उनके पास वो इमोशन नहीं होते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में जब वो जिंदा थे कोई भी स्पिरिचुअल वर्क नहीं किया होता है। वो एक लो कॉन्शियसनेस में होते हैं, जिसकी वजह से आज वो एक लोअर डायमेंशन में फंसे हुए हैं। जो भी लोअर डायमेंशन में होता है उनको चाहिए होती एनर्जी। उनका कनेक्शन डिवाइन से पूरी तरह से कटा हुआ होता है, और सबसे ज़्यादा एनर्जी के सोर्स होते हैं ट्विन फ्लेम। तो वो ट्विन फ्लेम को उनके बचपन से ही पकड़ लेते हैं। आप में से जो भी ट्विन फ्लेम हैं उनको हमेशा अटैक्स हुए होंगे, उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैक हुए होंगे, बहुत ज़्यादा नाइटमेयर्स आए होंगे, उनको मरे हुए लोग बहुत ज़्यादा दिखते होंगे। ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई होंगी। और वो क्या करते हैं एंसेस्टर कि आपको फंसाते हैं। जब आप सो रहे होते हो तो आपकी सोल को वो मैनिपुलेट करते हैं, और कई बार वो डीमन के साथ भी कांटेक्ट करवाने की कोशिश करते हैं। आपकी पूरी एनर्जी, आपका जो डिवाइन डीएनए है, वो सब कुछ वो चुराने की कोशिश करते हैं। बिना एंसेस्टर हीलिंग के आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट नहीं कर सकते। यानी अगर आपने हीलिंग करा, इनर वर्क किया, सब कुछ किया, फिर भी अगर आपने एंसेस्टर हीलिंग नहीं करी है तो आपका यूनियन होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और ये जो आपके पितृ हैं, जो आपके एंसेस्टर हैं, जो लोअर डायमेंशन में, वो आपका यूनियन कभी नहीं होने देंगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले तो आपको, जो मैंने बताया था कि अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखना है ताकि आपके ऊपर अटैक ना हो। और अगर आपके ऊपर अटैक होते भी हैं, ये चीज़ें भी होती हैं, तो आप प्लीज़ मैनिपुलेट ना होना। और इस बात को आप समझें कि इस शरीर को छोड़ने के बाद वो एंसेस्टर अब आपके रिश्तेदार नहीं रहे, उनके अंदर वो इमोशंस नहीं हैं। दूसरी चीज़, आप जब भी मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन का जो एक फल होता है आप वो उनको डेडिकेट कर सकते हो। जैसे मेडिटेशन शुरू करने के पहले आप ये इंटेंशन कर सकते हो कि ये मैं अपने उन पूर्वजों के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो लोअर डायमेंशन में हैं, जो मुक्त नहीं हुए हैं। ये मैं उनके लिए कर रही हूँ, और इससे जो फल मिलता है ये मैं उनको दे रहा हूँ या दे रही हूँ। तीसरी चीज़, अगर आप सनातन धर्म को फॉलो करते हो तो आप तर्पण भी कर सकते हो। तर्पण एक प्रोसेस होता है जिसमें एंसेस्टर्स को मुक्ति दी जाती है, उनको कुछ ऑफरिंग्स दी जाती है। तो आप इसका प्रोसेस किसी पंडित से पूछ के कर सकते हो। और अगर आप लड़की हो तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि लड़की होके हम तर्पण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली कर सकते हो, आप तर्पण कर सकते हो। ये तर्पण आप चाहो तो किसी ऑस्पिशियस डेज पे या फिर डेली भी कर सकते हो, जैसा भी आपको सही लगे और जैसी भी आपकी सुविधा हो। अगली चीज़ है फॉरगिव करना। जी हाँ, माफ़ करना। आपके एंसेस्टर अगर सपनों में आपको परेशान कर रहे हैं या उन्होंने आपका यूनियन रोका हुआ है, आपको गुस्सा आ रहा है, तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी। आपको ये समझना होगा कि वो आपके कॉन्शियसनेस में नहीं है, इवन दैट कि वो एक ह्यूमन कॉन्शियसनेस में भी नहीं है, वो बिल्कुल लोअर कॉन्शियसनेस में है। तो आप उनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, आप उनसे ऐसी चीज़ों की उम्मीद नहीं रख सकते हो।
आपको उनको माफ़ करना होगा। हो सकता है आपने पिछले जन्म में उनके साथ कुछ किया हो, उन्होंने कुछ किया हो, तो उन सब चीज़ों के लिए आपको उनको माफ़ करना होगा और आपको उनसे माफ़ी भी मांगनी होगी और आपको प्रार्थना करनी होगी डिवाइन से कि वो उनको मुक्ति दें और उनको अपनी लाइट में लें। आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि क्या आपके ऊपर ड्रीम में ऐसे कोई हमले हुए थे या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।